दोस्तों, जब आसाम की लवलीना बोरगोहेन मेडल्स लाती है तो हमें एज ए इंडियन बहुत प्राउड फील होता है। हम जब लेट जुबिन गर्ग सर के गाने सुनते हैं और झूमते हैं तो हमें आसाम याद आता है, लेकिन जब आसाम को जरूरत होती है तो कोई नहीं आता है। आसाम में फिलहाल चल रही बाढ़ का कारण नेचर नहीं, हम खुद है। नागालैंड की पहाड़ियों में एक बड़ा सा क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब आप बोलोगे कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना होता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट कोई गुब्बारे जैसा फटना नहीं है, बल्कि एक जगह पर बहुत ही कम समय में होने वाली अत्यधिक तीव्र और मूसलाधार बारिश को साइंटिफिक भाषा में बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। जब हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है और वो पहाड़ों से टकरा जाते हैं तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में ये क्लाउड बर्स्ट होता रहता है। असम क्लाउड बर्स्ट के कारण बारिश सामान्य से 400 गुना ज्यादा हुई, जिस कारण पानी बहते हुए तेजी से आसाम की मैदानों की ओर गिरा। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि इसका प्रमुख कारण क्या है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना और इलीगल माइनिंग। अभी ध्यान से समझो, जंगल के पेड़ रूट की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और जिस स्पीड से ये माइनिंग चल रही है उससे हर साल फ्लड आने ही वाला है। नागालैंड स्टेट ने कुछ 45 माइनिंग लाइसेंस इशू किए और असम में 245 to 250 इलीगल माइनिंग के केसेस रजिस्टर्ड है। लेकिन आप बोलोगे कि 245 to 250 केसेस होने तक सरकार को दिखाई क्यों नहीं पड़ा? इसका सीधा सा रीजन है, जब भी ये इलीगल माइनिंग के क्रिमिनल्स को पकड़ा गया तभी उन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए इतने सारे इलीगल माइनिंग केसेस हो गए। एक मेथड है रैट होल माइनिंग। ये एनवायरमेंट के लिए इतना खतरनाक है कि 2014 में नागालैंड ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि इलीगल माइनिंग में इस प्रैक्टिस का यूज करते हैं। और मोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पे 6 लीगल माइनिंग के लाइसेंस इशू है और इलीगल माइनिंग तो ना जाने किस लेवल पे चल रही होंगी। समझो होता क्या है, माइनिंग की वजह से पहाड़ मिट्टी लूज कर देते हैं और इसकी वजह से मिट्टी नदी के सरफेस लेवल पे जमा हो जाती है और उसकी वजह से पानी का लेवल और ऊपर आ जाता है। ये तो बस शुरुआत है। डेवलपमेंट के नाम पे नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों को जो काट रहे हैं, प्रॉपर एम्बैंकमेंट सिस्टम नहीं बना रहे, आगे जाके ये सिचुएशन और भी डेंजर होंगी। क्यों? क्योंकि पड़ोसी घर में कोई आपत्ति आई तो अपने घर में आने में कोई देर नहीं लगती। अभी उस बाढ़ में लोकल वॉलंटियर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और फंड रेज कर रहे हैं। आपने यूट्यूब और इंस्टा पे तो देखा ही होगा। बाढ़ आई तो हम रिलीफ फंड भेज देंगे, घर डूबेंगे तो हम रेस्क्यू कर लेंगे और हवा खराब होगी तो हम एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे। लेकिन अगर हमने फॉरेस्ट, माउंटेन और रिवर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो एक दिन सवाल ये नहीं होगा कि बाढ़ में कौन फंसा है, सवाल ये होगा कि कौन बचा गया है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं जिसके लिए नेचर की कीमत हम सबको चुकानी पड़े। आपको क्या लगता है कि आसाम की बाढ़ में नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या ह्यूमन एक्टिविटीज? कमेंट करके बताओ। ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।